हो गया। अच्छा, आपको डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो में किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं। अगर कोई वेक्टर आपको दे रखा है तो वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप के कोएफिशिएंट क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन रेशियो, ठीक है ना? हाँ, और डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाते हैं? जब हम उसके मॉड्यूलस से हर एक को डिवाइड लगाते हैं तो। ठीक है, चलो बढ़िया। अच्छा, आपको एक बात और ये भी पता है क्या कि आई कैप जो होता है वो कौन होता है? डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। नहीं, ये यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस होता है। डायरेक्शन तो ये तो जब किसी से मल्टीप्लाई करते हैं ना तब डायरेक्शन को एक्स एक्सिस में दिखाएगा कि वो फलाना वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आ रहा है समझ। बट ये खुद क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। इसको बाद में बेस वेक्टर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है क्या? ऐसे ही जे कैप कौन है? यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस। और के कैप? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर, है ना? ये सब चीज़ें आपसे बाहर पूछी जा सकती है कि आप वेक्टर पढ़ रहे हो, कोई भी पूछ सकता है। आनंद सर को भी वेक्टर अच्छे से आता है, ठीक है ना? तो पूछ सकते हैं, पता चला आप बोल ही नहीं पाए। डेफिनेशन भी आनी चाहिए, भले वो अपने सिलेबस में नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में, बट पता होना चाहिए ना कि वेक्टर होता क्या है, ये सब बस सब, ठीक है? तो देखो, अब हम लोग लास्ट क्लास में अभी तक वेक्टर को ऐड करना सीख चुके हैं, याद है आपको? सिंपल तरीके से भी और वो ज्योमेट्रिकली भी। ज्योमेट्रिकली इसलिए क्योंकि वो 3-3 नंबर में पूछते हैं कभी कभी, ठीक है? और सिंपल तरीके से कैसे कि आई को आई से जोड़ो, जे को जे से के, ऐसे हम सब ट्रैक करना भी सीख गए, सही है क्या? अच्छा, अगर मैं आपको 2 पॉइंट देता हूँ तो वेक्टर बना लोगे आप? कैसे? बाद वाला माइनस पहला वाला आई कैप प्लस बाद वाला माइनस पहला वाला जे कैप प्लस बाद वाला माइनस पहला वाला के कैप। अब ये एक्स वाई जेड समझ जाना खुद ही। आई के साथ हमेशा एक्स होता है, जे के साथ वाई, के साथ जेड होता है। क्लियर है क्या? अच्छा, आपने डिस्प्लेसमेंट वर्ड सुना है? जैसे अगर मैं जैसे अगर मैं बात करता हूँ हमारी वेक्टर की लैंग्वेज में, जैसे कि ये कोई एक पार्टिकल है या कोई पॉइंट है, इस पे आपने कोई फोर्स लगाया, क्या लगाया? फोर्स लगाया, ठीक है ना? तो ये पॉइंट अभी ए पोजीशन पर था, अब ये बी पोजीशन पर चला गया। कहाँ चला गया? जैसे आपने किसी को धक्का दिया ना, जैसे ये इस ढक्कन को मैं ऐसे धक्का दूंगा तो फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है अपने को, ठीक है ना? अब डिस्प्लेसमेंट खुद ही एक वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, याद है आपको? अच्छा, तो जैसे अगर मैं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलता हूँ x1 y1 z1, जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग, इसके कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग इसकी पोजीशन ये है। अब इसकी पोजीशन x2 y2 z2 है, कोई दिक्कत इसमें? तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना चाहता हूँ तो मेरे को अगर ए बी वेक्टर बनाना है तो कैसे बनेगा? बहुत अच्छे, x2 माइनस x1 आई कैप, सही है, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस, सही है क्या? ठीक है, क्वेश्चन है ऐसा शीट में कि किसी पार्टिकल पे आपने कोई एक फोर्स लगाया और फोर्स का वेक्टर उसने दे रखा है, सपोज कुछ भी दे रखा है i प्लस 2j माइनस के, ठीक है? तो पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन पे डिस्प्लेस हो जाता है, तो कह रहा है कि टोटल वर्क डन बताओ, ठीक है ना? तो वर्क डन जो होता है ना, वर्क डन एफ डॉट एस होता है। क्या होता है? एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट होता है। अभी आएगा आगे फॉर्मूला लिखा दूंगा, बट मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना सिखा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनता है? बाद वाला माइनस पहला वाला आई कैप जे कैप के, सिंपल वेक्टर बनाना है, ठीक है? अच्छा, वो ये दोनों पॉइंट भी दे सकता है, पॉइंट के फॉर्म में दे सकता है, या फिर सीधा सीधा पोजीशन वेक्टर भी दे सकता है। ये पूरा दे दिया उसने, सपोज x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ऐसे ये भी वेक्टर दे दिया, तो वेक्टर में से वेक्टर घटा के आपको वेक्टर बनाना है। समझ में आया क्या? ठीक है ना? क्वेश्चन आएगा तो करेंगे, अदरवाइज अभी देखो फिलहाल तो हम लोग लिखेंगे। देखो, हमने वेक्टर को ऐड करना सीख लिया, सबट्रैक्ट करना भी सीख लिया, अब हम प्रोडक्ट करना सीखेंगे। क्या लिखेंगे? हेडिंग लिखेंगे सब लोग, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है? यह सिंपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसके अंदर दो बातें होंगी कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट हो, दो से ज़्यादा का भी प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है ना? देखो, लेकिन फिलहाल मैंने प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से लिख दिया तो कोई पंगा नहीं, आप समझ जाना खुद ही। इसके अंदर सबसे पहला है कि देखो, दो वेक्टर को हम दो तरीके से प्रोडक्ट कर सकते हैं, एक तो उसका डॉट और एक उसका क्रॉस, ठीक है क्या? तो इसके अंदर पहला लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे? डॉट प्रोडक्ट। इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं वो समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है क्या? हेडिंग लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है, ठीक है? देखो इधर, इसके अंदर
समझना पहले, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है क्या? वेक्टर्स। अब देखो अगर मेरे को इनका डॉट प्रोडक्ट करना है ना, तो डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देन डॉट प्रोडक्ट इज, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको ऐसे पढ़ते भी है, लिखते भी ऐसे ही है ना। डॉट समझ में आया? डॉट यानी बिंदु, छोटा सा पॉइंट कोई, ए डॉट बी, ये लिखने का तरीका है। ठीक है क्या? तो पहली बात तो ये। अब इसके अंदर दूसरी बात ये 1.1 है, सपोज 1.2 समझना आप कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला आता है क्या आपको? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, याद रहेगा? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ से आपसे कॉस थीटा की वैल्यू पूछता हूँ, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, मॉड बी। अरे ये पूरा डिवाइड में चला गया ना इसे। अच्छा, फॉर्मूले से ही क्लियर हो रहा है कि देखो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसे? देखो मॉड्यूलस एक स्केलर क्वांटिटी, ये भी कोई एक नंबर है ना, मॉड्यूलस कोई एक नंबर है, स्केलर क्वांटिटी। और थीटा खुद अपने आप में कोई एंगल है, उसको कॉस में रखोगे तो वो भी एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। स्केलर इंटू स्केलर, टोटल ओवरऑल हमारा रिजल्ट स्केलर। यानी कि इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से जो आउटपुट आता है ना, वो एक स्केलर नंबर आता है, कोई भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है क्या? तो इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना? अच्छा, यहाँ से आप इसको डिवाइड में भेजोगे तो cos थीटा का फॉर्मूला बनता है। ये cos थीटा का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फॉर्मूला लगा दो सिंपल, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपन दोनों के मॉड्यूलस से डिवाइड, याद रहेगा? अच्छा, एंगल बिटवीन टू लाइन्स सेम फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स सेम फॉर्मूला। आया समझ में? ठीक है। अच्छा, 1.3 के बाद 1.4 देखेंगे इसके अंदर। 1.4 में सुनना आप ध्यान से। अब डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं वो भी तो सुनना। जैसे मैं लेट कर रहा हूँ, जैसे मैंने दो वेक्टर लेट किए थे ना, लेट ए वेक्टर को मैं लिख रहा हूँ a1 आई केप प्लस a2 ले लें कि b1 ले लें? b1 ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? चलो आप जैसा बोला आप, a2 जे केप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस a3 के केप, कोई दिक्कत? ये लेट कर लिया हमने, कोई भी वेक्टर है। अच्छा, b वेक्टर भी लेट कर लेते हैं। b वेक्टर क्या हो जाएगा? b1 आई केप। अच्छा, लेकिन ये पॉइंट से पहले एक पॉइंट सुनना, समझना पहले, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख रहा हूँ। ठीक है क्या? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि आई केप, जे केप, के केप क्लियर है आपके माइंड में? कौन है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड। जैसे अगर ये ओरिजिन है तो इधर आई केप होगा एक्स एक्सिस पे, इधर जे केप वाई केप, जे केप होगा, और बाहर की तरफ के केप होगा। सही है क्या? सही है ना? तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आई केप डॉट आई केप क्या होगा? 1 हो जाएगा। आई डॉट जे, देखो इधर आपके पास ए डॉट बी का फॉर्मूला है। आज के दिन ए और बी दोनों आई केप है। सही है क्या? अब ध्यान से सुनना, ये आपका आई केप है, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई यूनिट वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर है, और ये इसी के अलोंग एक और यूनिट वेक्टर है। सही है क्या? दोनों के बीच में डॉट करना है मेरे को। तो सुनना ध्यान से, दोनों वेक्टर कैसे हैं? दोनों वेक्टर ऐसे हैं, ये आई केप और ये वाला भी आई केप, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है। तो मैं फॉर्मूला लगा दूं ये वाला? सही है क्या? देखो इधर हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आई डॉट आई बोले तो मॉड आई केप है ना, इंटू मॉड आई केप इंटू कॉस 0। सही है क्या? अब बता, कॉस 0 तो 1, ये दोनों भी 1, क्यों? क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है, उसका मॉड्यूलस 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा टोटल? 1। आएगा समझ में? इन आई केप डॉट आई केप 1। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूं कि जे केप डॉट जे केप और के केप डॉट के केप, याद रहेगा आपको? बढ़िया। इसी के अंदर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आई डॉट जे क्या होगा? 0। अब सुनना है ना, अब सुनना, जैसे ये आपका आई केप है और ये कौन है? दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 का। फॉर्मूला आई भी वही है, तो मॉड आई केप मॉड जे केप कॉस 90। अच्छा, ये दोनों तो 1, लेकिन कॉस 90 0, 0 पूरे को 0 कर देगा, इसका मतलब आई डॉट जे 0। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूँ जे डॉट आई या जे डॉट के और के डॉट आई, बोलो ना, सब 0 होंगे ना? सही है ना? सही है। आंसू क्यों आ रहे हैं तेरे आंखों में से? नहीं कि रो रहा है? नहीं सर, ये तो बहुत टफ है, बहुत खतरनाक चीज़। अच्छा, आया समझ में इतना? अच्छा,
पॉइंट नंबर 1.5। अभी मैं उस पर अभी भी नहीं जा रहा, थोड़ी देर के लिए उसको अभी भी होल्ड पे रखा। देखो इसके अंदर मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा? 1 ही होगा ना। 1 क्या मैंने ए वेक्टर के बारे में ऐसा बोला है कि ये यूनिट वेक्टर है? नहीं, वहाँ पे मुझे क्लियर था कि वो आई जे के तीनों यूनिट वेक्टर होते हैं। देखो इसमें फॉर्मूला लगाओ ना, फॉर्मूला लगाओ, तुक्का मत मारो। ए डॉट ए क्या हो जाएगा? मॉड ए इंटू कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा में कॉस 0 हो जाएगा। दोनों वेक्टर सेम है, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। अरे ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, सही है क्या? तो क्या हो जाएगा? मॉड ए इंटू मॉड ए, बोले तो मॉड ए का स्क्वायर आएगा समझ। तो ए डॉट ए क्या होता है? मॉड ए का स्क्वायर। समझ में आया? इसमें और उसमें अंतर है। इसका मैग्नीट्यूड पता नहीं था मेरे को, ये तो मेरे को पता है ना, ये तो अज्यूम कर रखे हमने। नहीं आया समझ में? ये याद आएगी प्रॉपर्टी। अच्छा मैं अगर बोलता हूँ बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर, के डॉट के वन होगा, हाँ 1.6, सही है क्या? हाँ के डॉट के केप समझ जाओ ना, के ऊपर केप लगी, वो टोपी के साथ ही आते हैं, उनको धूप लगती है। अरे ये तीनों टोपी के साथ आते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है क्या? अच्छा अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पूछता क्या हूँ बताता हूँ, इसमें तो मैं बताऊंगा आपको। ए डॉट बी कैन बी रिटन एज बी डॉट ए, है ना? ए डॉट बी को आप बी डॉट ए लिख सकते हो, इसमें ऑर्डर बदल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है क्या? ओके 1.7 है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सही है क्या? अच्छा आप ये बात भी समझते हो कि ए डॉट बी प्लस सी करना आता है आपको? कर लोगे? ए को डॉट कर दो दोनों के साथ, है ना, तो ये जाएगा ए का डॉट करो बी के साथ, फिर बीच में काय का साइन है, जैसा साइन है वो लगा दो, ए डॉट सी। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत इसमें? सर दो वेक्टर का प्लस करके भी एक के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं ना? कैसे? बी और सी अलग अलग वेक्टर है, उन दोनों का समीकरण कर लिया। हाँ वैसे ही करते हैं हम लोग, वैसे ही करते तो वैसे ही हम लोग, बट ये मैं एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, जस्ट इट इज़ जस्ट अ प्रॉपर्टी। ये ऐसा कभी नहीं करेंगे हम कि इन दोनों का पहले डॉट करो फिर इनका करो फिर ऐड करो, नहीं है, पहले आप ऐड कर लो, एक नया वेक्टर बन जाएगा, उसका एक बार डॉट कर दो ना, काम खत्म, बात सही। बट ये प्रॉपर्टी है, ये कई बार पूछ लेगा आपसे कि राइट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो आपको लिखना आना चाहिए फिर। हाँ मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी है ना, सॉरी 1.8 चलेगा आगे। अच्छा चलो आप वहाँ पे आ जाओ, मैं वापस जो मैं ऊपर लिख रहा था, है ना, ये वाली बात समझानी बहुत ज़रूरी थी, सही है? अच्छा इसका मतलब अगर आपको ये प्रॉपर्टी आती है तो क्या यहाँ से आप जे डॉट आई 0 बोल सकते हो? हाँ अरे आई डॉट जे को आप लिख सकते हो जे डॉट आई ना, एक ही बात है ना ये। अरे ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हो, मैं इसीलिए उस समय रुक गया था। तो इसका मतलब कोई भी ऑर्डर हो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है क्या? लेकिन क्रॉस में फर्क पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखना, सही है? लेकिन आप सीधा ये याद रखो कि सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट, अगर वो यूनिट वेक्टर है तो 1, अदरवाइज फिर मॉड ए का स्क्वायर, सही है क्या? ठीक है। अच्छा तो देखो मैं वहाँ पे ले रहा था, क्या ले रहा था? लेट ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिया था मैंने? A1 आई कैप, बोलो, प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और इधर मैं कॉमन लगा के बी वेक्टर लेट करता हूँ। सपोज ये कोई बी वेक्टर है, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, और मेरे को इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो देखो इधर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों ब्रैकेट लिखोगे आप, मतलब दोनों लिख देता हूँ। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, फिर डॉट लगाओगे बीच में, बी वेक्टर की वैल्यू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब मेरे को इनका डॉट करना है, डॉट बोले तो मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है ना? देखो ए डॉट बी, सुनना ध्यान से, ये आदमी तीनों के साथ डॉट करेगा पहले तो, फिर ये आदमी तीनों के साथ करेगा, ये तीनों के साथ करेगा, यानी टोटल 9 टर्म्स खुलेगी। आप सुनना ध्यान से, जिस दिन A1 आई कैप ने B1 आई कैप के साथ डॉट किया ना, तो A1 और B1 तो आपके कोएफिशिएंट है, वो तो बाहर रह जाएंगे, अंदर क्या बचेगा? आई डॉट आई, वो 1 हो जाएगा, यानी कि A1 B1 बचेगा, सही है? अब जिस दिन A1 आई कैप का डॉट करोगे इसके साथ, तो सुनना ध्यान से, A1 B2 तो बाहर हो जाएंगे, आई डॉट जे 0, समझ में आ रहा है? इसका मतलब इसका इसके साथ कोई सेंस ही नहीं बनता है। अब इसका डॉट करा इसके साथ, तो देखो आई डॉट के वो भी 0, समझ में आ रहा है क्या? वो भी 0 है, लिखा है के डॉट आई डॉट के। इसका मतलब ये वाला आदमी सिर्फ एक ही के साथ डॉट कर रहा है, जिसका नाम है A1, बोलो क्या? A1 B1, बचा हुआ रिजल्ट यही हो ना, आई डॉट आई तो 1 हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूंगा A2 जे की, तो A2 जे ने डॉट किया B1 आई के साथ,
सही है क्या? देखो क्या जे डॉट आई तो जीरो हो जाएगा, फिर ये इसके साथ करेगा A2 B2 तो प्लस में A2 B2, सही है क्या? A2 B2 सिंपल, और फिर इसका इसके साथ जीरो, आ रहा है समझ में? फिर ये बचा है, इसका डॉट करो आई के साथ जीरो, इसका डॉट करा इसके साथ जीरो, इसका डॉट करो इसके साथ, तो क्या बचेगा? A3 B3 प्लस में A3 B3, समझ में आया? तो ये इसका रिजल्टेंट है। ये याद तो बिल्कुल नहीं करना है आपको, तो डॉट प्रोडक्ट करना आना चाहिए सिंपल। पहले यहाँ तक कॉपी करो, फिर मैं आपको एक दो एग्जाम्पल कराता हूँ। देखो इधर डॉट प्रोडक्ट करना सीख लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, इसी बहाने याद हो जाएगा तुमको, तुरंत समझ में आ जाएगा, है ना? देखो अगर मैं आपको एक वेक्टर देता हूँ, ए वेक्टर इक्वल टू आई केप माइनस में 2 जे केप प्लस 3 के केप सपोज, और आपके पास बी वेक्टर है जस्ट सपोज माइनस आई केप माइनस का 3 जे केप प्लस 5 के केप, और आपको क्या बोला उसने कि ए डॉट बी निकालो। तो अगर मुझे ए डॉट बी निकालना है, बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, आई को आई के साथ डॉट करना है, सिंपल। तो देखो आई में यहाँ पे कौन है 1 और यहाँ पे कौन है -1, तो 1 इंटू -1 -1 और आई डॉट आई 1, समझ में आया? सिमिलरली इसका इन दोनों के साथ नहीं करना है क्योंकि वो तो हमें पता चल ही है। सिमिलरली अब इसका इसके साथ करो, जे का जे के साथ, तो बताओ माइनस माइनस प्लस, और 2 3 जा 6 और जे डॉट जे तो 1 हो ही चुका है, आएगा समझ में? फिर इसका के के साथ करो माइनस, अच्छा ये प्लस 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 ही रहेगा, 3 5 जा 15, बस इसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन कर लो, कितना आ रहा है ये 20 आ रहा है। क्या ये एक स्केलर नंबर है? कोई भी एक नंबर है ना, स्केलर है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। आया क्या समझ में? कर लोगे, सिंपल है बहुत, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना, सिंपल देख के, बस स्क्रीन पे देख के, कंप्यूटर स्क्रीन पे जाइए में आप बैठोगे ना, ए डॉट भी सिंपल ऐसे करना है आपको, सही है क्या? बोलो। इसके बाद लेते हैं 1.9, करे बात, बोलो। देखो इधर देख लो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आप खोल सकते हो? पहली बात तो इसको कुछ लोग मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी बोलते हैं, सही है? एक ही बात है यार, ब्रैकेट पे मॉड लगा दो या मॉड हटा के ब्रैकेट लगा दो ना, स्क्वायर लगा तो वो पॉजिटिव है वैसे तो, बट कुछ लोग ऐसे भी दिखाते हैं, तो घबराना नहीं बिल्कुल भी। अब इसको आप ओपन करो, ये खुलता है ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, ऐसे खुलेगा, सही है क्या? कुछ लोग इसको मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा भी बोल देते हैं, एक ही बात है। आगे जाके ए डॉट बी क्या हो जाएगा? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, फॉर्मूला तो आता ही हमें, तो ऐसे याद रखो या फिर वो वैसे याद रखो, सिंपल बात है। आया समझ में? 1.9 के बाद 1.10 करे बात, उसको लिख लो तब तक। चलें, देखो इधर a प्लस बी डॉट ए माइनस बी, है ना? देखो इसमें भी चाहे तो ऐसे कर सकते थे जैसा मैं कर रहा हूँ अभी। देखो इसमें आप क्या करो, सिंपल चलो, a डॉट ए करो पहले तो, फिर माइनस लगा के, माइनस बीच में ना इसलिए, फिर a डॉट बी माइनस का हो जाएगा, फिर b डॉट ए प्लस का हो जाएगा, और फिर b डॉट बी माइनस का हो जाएगा। नहीं आया समझ में, है ना? देखो मैं लिख दूँ a डॉट ए फिर प्लस a डॉट बी, सही है? फिर प्लस, अच्छा ये माइनस का था, माइनस का a डॉट बी प्लस b डॉट ए और माइनस में b डॉट, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, a डॉट ए का मतलब मॉड ए का स्क्वायर, सोचो अभी थोड़ी देर पहले कोई प्रॉपर्टी में लिखा हमने। फिर अच्छा माइनस का a डॉट बी एज इट इज, क्या मैं b डॉट ए को a डॉट बी लिख सकता हूँ? है ना? हाँ, और ये मॉड बी का स्क्वायर, सही है? ये कट जाएंगे क्योंकि सेम है ना? तो क्या बचा मेरे पास? मॉड ए का स्क्वायर माइनस ये वैसे ही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन a और b पे मॉड और वेक्टर, समझ में आया? ठीक है ना? बढ़िया। 1.10 के बाद 1.11, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मॉड, ऐसा मॉड लगा देता हूँ, मॉड में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या आप खोल सकते हो? इसके बिहाफ पे खुलवा सकते हो मेरे को? आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, याद आया?
तो ये खुल जाएगा मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। आया क्या समझ में? 2 कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें बोर्ड प्रीवियस ईयर में कितने ही क्वेश्चन भरे पड़े। आया समझ में? कॉपी करो यहाँ तक, है ना? ये +2 है, यहाँ याद रहेगा ना ये? यहाँ पे वो ए बी सी में वो ऐसा भी लिख सकता है 2a + b - c का स्क्वायर, तो कर लोगे, खोल लोगे उसको। 2a + b अरे 2a + b - c का होल स्क्वायर अगर दे दिया तो खुल जाएगा। चलो बढ़िया। तो फिर 1.11 के बाद 1.12 इधर देखो। अगर बाय द वे उसने ऐसा दे दिया, हमें कैसा दे दिया कि ब्रैकेट के अंदर मॉड a प्लस मॉड b ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें और इसमें अंतर है। क्या अंतर है? उसमें पहले से ही मॉड है। हाँ, दो वेक्टर का मॉड्यूलस निकाल के फिर स्क्वायर करने को बोल रहा है। हाँ, वो पहले से ही स्केलर है। तो देखो अब इसका रिजल्ट भी स्केलर ही खुलेगा। फिर इसका आंसर होगा मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर प्लस 2 मॉड a इंटू मॉड b। इसमें कोई डॉट क्रॉस नहीं चलता है। आया समझ में? वहाँ लास्ट में डॉट मत लिख देना, इसमें डॉट आता है, तो दोनों में अंतर है। आया समझ में? अच्छा, 1.12 के बाद 1.13। अब ध्यान से सुनना, अब इम्पोर्टेंट बात है, और ये आपके एनसीईआरटी में और न जाने कितने बोर्ड में ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है या प्रॉपर्टी ये सारी प्रॉपर्टीज चल रही है। मैंने हेडिंग नहीं लिखाई, मैंने आपको पता है ये लिख करके सीधा प्रॉपर्टी चालू कर दी थी। ये सारी प्रॉपर्टी चल रही। अगर सुनना ध्यान से, इफ मॉड में a + b इक्वल टू मॉड में a - b अगर किसी ने दे दिया तो इसका भावार्थ क्या है? मतलब कोई बता सकता है? वो है क्या है? डायरेक्शन चेंज हो जाती है। आपने a + b मॉड a मतलब a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर कहीं देखा हुआ है? याद करो आप। हाँ, पैरेललोग्राम में तुमने कहीं देखा है ऐसा? मैंने आपको बोला भी था, आप याद कर लेना कि किसी पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड a वेक्टर और b वेक्टर है तो ये वाला डायगोनल याद है आपको? a + b और ये वाला डायगोनल a - b होता है। सही है क्या? तो मैं वहाँ से एक बात लेके चल रहा हूँ और मैं एक रिजल्ट लेके आऊँगा। वो रिजल्ट सुनना आप, कि अगर a + b और a - b के मॉड बराबर है तो सुनना, मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। क्या कर दी? जैसे स्क्वायरिंग करूंगा इसका स्क्वायर खुलेगा मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। याद आया? वो ये वाला फॉर्मूला इधर लिखा था ना, इसमें और इसमें अंतर याद आया कुछ? ये पहले से स्केलर था ये, लेकिन स्केलर थोड़ी वेक्टर है ना। ठीक है, इक्वल टू इधर भी देखो a - b का मैंने स्क्वायरिंग कर दी ना, दोनों साइड स्क्वायरिंग खोल रहा हूँ मैं। ये जाएगा मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर माइनस में 2a डॉट b। सही है क्या? अच्छा, ये दोनों आए और निपट गए, इक्वल टू के इधर उधर। अच्छा, उधर से माइनस के 2a डॉट b को इधर बुला लो, तो 2a डॉट b और 2a डॉट b कितना जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ a डॉट b इक्वल टू कितना? 0। अब मेरी बात सुनो, 4 गया 0 में। अगर 4 0 में चला गया तो मेरे पास क्या रह गया? a डॉट b बराबर 0। अब ध्यान से सुनना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब भी 0 होता है ना, इट इम्प्लाइज a वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन b वेक्टर। सोचो, याद आया आपको कुछ? अभी कुछ याद आया था? इन दोनों के बीच में एंगल 90 रहा होगा, और cos 90 जब फॉर्मूला खुला होगा ना मॉड a मॉड b cos थीटा का, तो cos थीटा में cos 90 रखा किसी ने, cos 90 सबको ले डूबा। तो अगर देखो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता तो दोनों वेक्टर कैसे होते हैं? अब सुनना ध्यान से, अगर आप वहां से चले थे और यहाँ पहुंच गए, सुनना ध्यान से सुनना, मॉड a + b और मॉड a - b अगर बराबर हो गए। अब सुनना ध्यान से, a + b कौन था? मॉड a + b बोले तो ये लेंथ बोले तो डायगोनल की लेंथ, और ये भी डायगोनल की लेंथ। अगर डायगोनल की लेंथ बराबर हुई और ये एडजेसेंट साइड है, ये दोनों साइडें कैसी हैं? एडजेसेंट साइड परपेंडिकुलर हुई, तो ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बनेगा। अरे a और b बराबर थोड़ी है, एडजेसेंट साइड तो अलग है ना। तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज बोलो, इट रिप्रेजेंट अरे भैया, इट रिप्रेजेंट रेक्टेंगल। फैमिली में कहाँ घुस रहे हो तुम लोग? कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? a और b रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये रेक्टेंगल की साइड है। नहीं आया समझ में? आया समझ में? वो बोलते हैं, क्वेश्चन कैसा आता है कि इफ दिस इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो ये प्रूव कर दोगे आप स्क्वायरिंग करके। यहाँ पे मैं लिख दूं स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग लिख दूं, बोलो
ठीक है क्या? और वो ऐसा भी पूछ सकते हैं, नेचर भी पूछ सकते हैं कि इफ a प्लस बी का मॉड इक्वल टू a माइनस बी का मॉड, देन a वेक्टर एंड b वेक्टर रिप्रेजेंट एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल। आएगा समझ में? ईट की जगह लिख दूं a वेक्टर एंड b वेक्टर रिप्रेजेंट रेक्टेंगल, ठीक है? या ऐसा लिखें एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल, एडजेसेंट साइड्स ऑफ। समझ में आ रहा है? कॉपी कर लो तो फिर बोलो। यहाँ पे कौन सा पॉइंट लिखा था? 1.14 आएगा ना। अब इधर देखो 1.14 में लिखो इफ, लिखें इसके अंदर इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, then both vectors are orthogonal, ऑर्थोगोनल बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इस पे लिख ऑर्थोगोनल और ब्रैकेट में लिख लेना परपेंडिकुलर। ये वर्ड मीनिंग सेम है दोनों का, समझ में आ रहा है? वो घुमा सकता है आपको एग्जाम वाला, सही है? ऑर्थोगोनल का मतलब, ऑर्थोगोनल वर्ड हर एक में, सर्कल के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल अगर बनता है टेंजेंट का तो वो टेंजेंट ऑर्थोगोनल हो जाते हैं, समझो? ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री बनना है, क्लियर है? राइट एंगल का मतलब भी 90 डिग्री होता है और 90 परपेंडिकुलर होने का मतलब भी 90 डिग्री हो रहा है उनके बीच। चलिए 1.14 के बाद 1.15। अब इधर सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना, अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, बहुत मतलब एनसीईआरटी से बिल्कुल हट के बात बता रहा हूँ कि अगर मैं जानता हूँ कि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, सही है क्या? सही है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं एक बात ये भी जानता हूँ, क्या बात जानता हूँ मैं, कि कॉस थीटा जो होता है ना, कॉस थीटा इन बिटवीन -1 to 1 होता है। याद है क्या आपको कॉस थीटा की रेंज? अच्छा, क्या आपको ये बात भी पता मॉड्यूलस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी? तो हाँ, ऑलवेज ही। तो अगर मैं इस cos थीटा को मॉड ए मॉड बी cos थीटा में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मेरे को इस पूरी इनइक्वलिटी को मॉड ए मॉड बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तीनों साइड, इधर इधर इधर, सही है क्या? बोलो ना। तो मैं इधर इधर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, ये मॉड्यूलस कैसी क्वांटिटी? पॉजिटिव। तो जब भी इनइक्वलिटी में पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इनइक्वलिटी के साइन नहीं बदलते, एज इट इज रहते हैं, सही है क्या? तो मैं कर दूँ मल्टीप्लाई, तो इधर किया 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई करो तो माइनस का मॉड ए मॉड बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। कोई दिक्कत है इसमें? बोलो ना। इसमें सब एक साथ होता है काम। अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो तीनों तरफ एक साथ होता है, और वो नंबर कैसा था मेरे पास? पॉजिटिव, क्योंकि मॉड्यूलस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अच्छा, ये बीच वाला कौन है पता है आपको? ये ए डॉट बी है। सोचो अब आप, ए डॉट बी, और ये किस किस के बराबर आ रहा है, किस किस के बीच में फंस रहा है? मॉड ए मॉड बी और माइनस मॉड ए मॉड बी के बीच में। अब देखो ए डॉट बी जो है ना, इस पर्टिकुलर नंबर के बराबर और उससे हमेशा बड़ा, और इसके बराबर और हमेशा उससे छोटा। इसका मतलब ये ए डॉट बी की, ये ए डॉट बी की मिनिमम वैल्यू है, और ये इसका मतलब इसकी रेंज आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो, खत्म बात। तो देखो ये मिनिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी कितना हो जाएगा? माइनस मॉड ए मॉड बी, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी क्या हो जाएगा? बोलो, मॉड ए प्लस में। लेकिन समझ में आया? तो ये रेंज बता दी हमने, क्या है ये? दिस इज कॉल्ड रेंज। आया समझ में? इसके बाद 1.16, पहले इतना कॉपी कर लो, इसके लिए 1.16 के लिए पूरा बोर्ड चाहिए होगा। आया समझ? देखो इधर अगला टाइटल है, इंपॉर्टेंट टाइटल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइटल है इसी में, डॉट प्रोडक्ट में, प्रोजेक्शन। टाइटल क्या है? प्रोजेक्शन। ये वर्ड आपने सुना हुआ है, ठीक है? अब देखो इधर, सपोज आपके पास दो वेक्टर है। कितने वेक्टर है? दो वेक्टर है। यहाँ पे ए ले लें, यहाँ पे बी ले लेते हैं, या कहीं भी कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा है। तो अगर मैं बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन लेना चाहता हूँ तो प्रोजेक्शन ये होगा। समझ में आया? ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूँ। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ए डॉट बी का। डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? प्रोजेक्शन। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन या शेडो, ठीक है क्या? तो इसमें मैं 4 फॉर्मूले लिखूंगा और फॉर्मूले में लिख करके मिटा दूंगा। आप मेरी बस वर्डिंग सुनना और समझ जाना कि क्या कहना चाहते हैं। तो इसके अंदर मैं पहला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मतलब ए पॉइंट लिख रहा हूँ कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल टू
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर। पहले मैं लिख लूँ फिर उसके बाद बता दूंगा। इसी के अंदर ए के अंदर ये A.1 बोल दूँ इसको, है ना, बहुत विगेट सी चीज़ें चल रही है ना, A.1 A. है ना, समझ जाओ अब तुम। प्रोजेक्शन वेक्टर या ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड बी इंटू बी कैप। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्मूलों को सुनो समझो। आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे मुझे प्रोजेक्शन चाहिए। तो देखो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, इसको हिंदी में पढ़ना था आपको। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन, किस पर प्रोजेक्शन? बी पर। तो जिस पर होता है ना प्रोजेक्शन, उसका मॉड्यूलस डिवाइड में जाता है। ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। आया क्या समझ में? ऊपर तो दोनों वेक्टर का डॉट, और जिस पर प्रोजेक्शन गिर रहा है उसकी लंबाई यानी उसका मैग्नीट्यूड नीचे डिवाइड में। सही है। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। ये प्रोजेक्शन है सीधा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यानी कि ये लेंथ है सीधा, ये एक स्केलर क्वांटिटी। देखो आप, डॉट प्रोडक्ट स्केलर, मॉड्यूलस भी स्केलर, स्केलर अपॉन स्केलर कोई स्केलर, यानी कोई प्रोजेक्शन की लेंथ पूछी है इसने यहाँ पे, ये लेंथ है प्रोजेक्शन की। सही है। अब प्रोजेक्शन वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यानी कि जैसे बी वेक्टर का यहाँ पे प्रोजेक्शन गिर रहा है ना, तो उस प्रोजेक्शन की ये तो लेंथ हो गई। अब इस प्रोजेक्शन के रेस्पेक्ट में, ऐसा बोल सकता हूं कि इस प्रोजेक्शन के डायरेक्शन में एक वेक्टर लिखना है मेरे को। ये जो प्रोजेक्शन गिरा ना, इस प्रोजेक्शन की डायरेक्शन में मेरे को एक वेक्टर लिखना है। तो देखो उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो यहां तक की कहानी तो सेम है, लेकिन हमने डायरेक्शन किसके रेस्पेक्ट में दे दी? बी के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे ए ले लेते हैं, सपोज ये ए है और ये बी है। अब सही है। अब इसके करस्पॉन्डिंग डायग्राम सेट बैठ गया, ए का बी। तो बी की डायरेक्शन में हम उसका मॉड्यूलस से क्या कर देंगे, सॉरी मॉड्यूलस नहीं, उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उसको डायरेक्शन दे दो आप, सिंपल। आया समझ में? प्रोजेक्शन गिरा किसकी डायरेक्शन में? बी की। तो बी का केप उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई में। सही है क्या? बोलो। सही है। इसको कुछ महान बुक्स कैसे लिखते पता है? ए डॉट बी अपॉन मॉड बी का स्क्वायर इनटू बी वेक्टर, ऐसा भी लिख सकते हैं क्या उसको? लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि बी कैप क्या होता है? बी वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर, है ना। इसको ओपन करोगे तो नीचे मॉड बी का स्क्वायर। आप तो ये याद रखोगे तो ये तो ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा, सिंपल। अब अगर ये समझ में आ गया आपको, तो आप बी पॉइंट बता सकते हो मेरे को। मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर क्या होगा? ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। समझ में आया? ऊपर बी डॉट ए डॉट बी तो सेम ही है ना, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि प्रोजेक्शन वेक्टर या कंपोनेंट, इसको कंपोनेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर लिखवाओ। ए डॉट बी और मॉड ए इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए इंटू ए कैप। सही है। आया समझ में? ठीक है। इसको प्रोजेक्शन वेक्टर को ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग कि वेक्टर अलोंग द प्रोजेक्शन। एक ही बात है, लैंग्वेज समझ जाओगे ना। अगर वेक्टर पूछ रहा है तो मेरे को बी कैप लगाना है, वेक्टर नहीं पूछ रहा, सिर्फ प्रोजेक्शन पूछ रहा है तो मेरे को सिंपल तरीके से लिखना है। आया समझ में? ये स्केलर है और ये नीचे वाला एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया ना? इसको कॉपी करो। अच्छा, आ जाओ इधर। एक्सरसाइज 3 बोले तो 10.3 ना, वेक्टर का एक्सरसाइज 10.3 करे बात। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 1 ये कर लेना आप। वगैरह फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड √3 एंड 2 और ए डॉट बी √6 दिया है। कर लेता हूँ, चलो कर देता हूँ। बोलो ए डॉट बी कितना दिया है उसने? √6। मॉड ए कितना दिया है? √3 और मॉड बी कितना दिया है? 2 दिया है। पढ़ो ना आप। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, सब कुछ रेडीमेड दिया है यार, थाली में परोसना है और खाना है। बताओ कॉस थीटा का फॉर्मूला याद है आपको? ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी। तो बताओ कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बोले तो कितना दिया है? √6 मॉड ए √3 × 2। इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करो? सबको पहले अंडर रूट में ले जाओ, पूरे को अंडर रूट में ले जाओ। तो 6 और 3 तो चलेगा चुपचाप बेचारे, लेकिन 2 नखरे करेगा, 2 बार जाएगा अंदर, है ना। अब देखो 3 2 6 से 6 कट गया, 1/√2 बचा। और 1/√2 जाना पहचाना नंबर है ये, कॉस के रेस्पेक्ट में। थीटा कितना हो जाएगा बताओ? 45। बहुत अच्छे। कॉस थीटा बराबर कॉस π/4, तो थीटा कितना हो जाएगा? है ना, π/4। 45 डिग्री नहीं बोलते हमारे इधर, वो 10वीं तक बोलते थे, अब हम रेडियन में बोलते हैं आंसर। सही है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, एक बात और मेरे को ये बतानी थी कि दो वेक्टर के बीच में एंगल को ना कुछ लोग ऐसे भी दिखाते हैं, ए वेक्टर
और ऐसे कुछ बना देते हैं इस तरीके से। इसका मतलब क्या है पता है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कई बार वो ऐसे बोल सकता है, थ्योरेटिकल ना लिख के बोलेगा फाइंड दिस, तो घबराना नहीं है इससे, लिखो इसका मतलब लिखो, मीनिंग ऑफ दिस। ये ऐसे टोपी जैसा कुछ है ना, वो यूनिट वेक्टर वाला टोपी उठा के बीच में लगा दिया। इसका मतलब क्या होता है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बीच में दो वेक्टर कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 चलें। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i माइनस 2j प्लस 3k एंड क्या दिया है? 3i माइनस 2j प्लस k। तो आपको cos थीटा का फॉर्मूला आता है। cos थीटा बोले तो दोनों वेक्टर का डॉट, यानी इसको a मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको b मान लो, कोई दिक्कत? अब दोनों का डॉट अपॉन दोनों के मोड से डिवाइड। इधर देखो, इधर देख लो भैया, क्या हो गया आपको? चलो डॉट प्रोडक्ट कराओ, डॉट प्रोडक्ट कर दूं? बताओ 1 इंटू, यहाँ पे बीच में इक्वल है ना, बताओ 3 इंटू 1 3, 2 2 जा प्लस का या माइनस का? प्लस का, और 3 1 जा 3, सही है। और इसका मोड बोले तो अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और अंडर रूट में तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है? 13 अपॉन, नहीं 10 अपॉन, सही है क्या? 10 अपॉन 13, सोचो यस 13 रूट 13 तो रूट 13 हो जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? cos इनवर्स। अगर एंगल आपको नहीं पता है तो फिर आप ऐसा लिखो, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा रूट 14, कौन बोला है नालायक रूट 13? 2 5 जा 2 7 जा, सही है क्या? अभी सही है? कौन बोला था ये? इतनी गंदी कैलकुलेशन किसकी है? अच्छा मैंने खुद ही लिखा था ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इधर देखो, आप लोग समझते नहीं हो मजाक। देखो इधर वो कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i माइनस जे ऑन वेक्टर i प्लस जे, सही है क्या? प्रोजेक्शन फाइंड करना है किसका? i माइनस जे का i प्लस जे पर। इधर देखो, थोड़ी देर के लिए इसको a, थोड़ी देर के लिए इसको b मान लिया। फॉर्मूला क्या बनेगा पता है? प्रोजेक्शन पूछा या प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा? ये क्लियर कर लो पहले, खाली प्रोजेक्शन वर्ड दिया है तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर बोल सकता हूँ क्या मैं? अरे इसका इस पर पूछा है ना, तो मैंने अपनी तरफ से थ्योरी बना ली। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दोनों का डॉट अपॉन जिस पर पूछा है उसका मोड, बी का मोड। अब बताओ डॉट प्रोडक्ट करना आता आपको? 1 माइनस 1 अपॉन नीचे कितना? रूट 2, सही है क्या? अरे प्रोजेक्शन की लेंथ तो 0 आ गई, इसका मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं? दोनों वेक्टर आइसन है, आइसन, कोई प्रोजेक्शन ही नहीं गिरा, पहले से ही ऐसे हैं। पहले से ऐसे मतलब इसको क्या बोलते हैं? ये कौन से वेक्टर हैं? को लीनियर। आया समझ में? हाँ चलो बढ़िया। तो ये प्रोजेक्शन की कोई लेंथ ही नहीं आई, इसका मतलब 0। जो कॉपी करो इतना, चलो फटाफट।